दोस्तों, आज एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ और आज का विषय जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो हमारे उन बुज़ुर्गों, उन माता पिताओं को समर्पित है जिनको कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर औलाद द्वारा नकार दिया गया है और रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी मेडिकल सहायता के लिए उनको वंचित कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास हुआ था 2007 में। दोस्तों, इस एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो दोस्तों, 2007 में पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है वो उन माता पिता बुजुर्गों को समर्पित है जो उम्र के अपने अंतिम पड़ाव में हैं, जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने औलाद के नाम कर दी है और या इस प्रोसेस में हैं कि वो अपनी सारी संपत्ति अपनी औलाद के नाम कर दें। क्योंकि दोस्तों, मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, साथ लेकर के तो गया नहीं कोई और यहीं रह जाना है। क्यों ना इस संपत्ति को उनकी औलाद आनंदपूर्वक उसका लाभ उठाए और आनंदपूर्वक अपने बुजुर्गों को इस धरती से, इस मातलोक से विदा करें। मैं तो इसी विचार में हूँ कि बुजुर्गों की देखभाल हम लोगों को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जिन बुजुर्गों ने हमें जिंदगी दी, हमको जीवन दिया, वो हमसे परेशान होकर जाएं और हमें बद्दुआ लगे तो दोस्तों इससे बुरी और कोई बात नहीं होती। दुआ दवा का काम करती है और यहीं से जो है हम लोग अपने बुजुर्गों को, और फिर देखिए हम श्राद्ध मनाते हैं, मरने के बाद किसने देखा किसको गया, हम कौओं को खिलाते हैं। क्यों ना हम उनके रहते हुए अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनको खुश रखें और उनसे दुआएं प्राप्त करें। तो दोस्तों, यूं तो इस प्रोविज़न को फौजदारी एक्ट में रखा गया है, यानी कि फौजदारी कोर्ट इसको देखती है, क्योंकि सिविल डिसीजंस जो दीवानी अदालतें होती हैं उनके जो डिसीजन होते हैं वो प्रायः लंबे निकल जाते हैं, वो लेट हो जाते हैं और फिर बुज़ुर्ग को अगर समय रहते उसका लाभ ना मिले तो दोस्तों इसलिए इस वजह से भी इसको फौजदारी कोर्ट के जुरिडिक्शन में रखा गया है। दोस्तों, एक और प्रोविज़न हमारे, क्योंकि हमारा संविधान बुज़ुर्गों की प्रोटेक्शन, उनकी देखरेख, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी की गारंटी करता है, तो इसके तहत ये एक्ट जो है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अलावा भी हमारे सीआरपीसी में 125 सीआरपीसी का जो चौथा पार्ट है, यानी कि 125 सीआरपीसी 1D, इसमें भी वो माता पिता, वो बुज़ुर्ग जिनको कि हमने नेगलेक्ट कर रखा है, जिनको हम उनका रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, उनकी मेडिकल एड के बारे में हम चिंता नहीं करते और वो बेचारे यूं ही पड़े रहते हैं। तो अगर कोई किसी तरह से गाइडेंस पा कर के कोई बुज़ुर्ग अपना दावा डालता है तो दोस्तों सेक्शन 5 जो है, धारा 5 जो है बताई मैंने, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में डलता है। और दोस्तों, अगर आपने 125 सीआरपीसी में डालना है तो 125 सीआरपीसी का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ 125 1D में बुज़ुर्गों की मेंटेनेंस के बारे में गारंटीड है। तो दोस्तों, इसमें हमें एक एप्लीकेशन डालनी होती है। उस एप्लीकेशन को दोस्तों मैजिस्ट्रेट देखता है, उसके बाद अगर कन्विंस है, संतुष्ट है, तो मैजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस इशू किया जाता है और नोटिस इशू करने के बाद दूसरी पार्टी यानी कि बच्चे को, यानी कि चिल्ड्रंस, हूसोएवर, कौन से चिल्ड्रन,
जो कि बुजुर्ग की प्रॉपर्टी लेने के हकदार हैं, जिन्होंने बुजुर्ग की प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया है या बुजुर्ग की प्रॉपर्टी लेने के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वो लोग इसमें शामिल होते हैं, इसमें लड़का, लड़की, पोता, पोती, लेकिन दोस्तों वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मीन्स द पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि वो बालक जिसने अभी 18 साल अपनी उम्र कंप्लीट नहीं की है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि उनके खिलाफ दावा नहीं डल सकेगा। लेकिन अगर वो मेजर हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो पोता है, चाहे वो पोती है, या देवता है या देवती है, तो दोस्तों जो भी क्लेमेंट है, यानी कि बुज़ुर्ग की प्रॉपर्टी जो भी लेने वाला है, उसका दायित्व बनता है कि उस बुज़ुर्ग को वो मेंटेन करे, यानी कि उसका खाना, उसका कपड़ा, उसका रिहायश और उसका जो है मेडिकल की ज़रूरतें उसकी पूरी करे। तो दोस्तों उसमें पेरेंट्स में जो है फादर और मदर मेनली आते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी आ जाते हैं, एडॉप्टेड मदर फादर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी वही होगी जिसमें या तो एंसेस्ट्रल होगी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है, एंसेस्ट्रल हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें भी उस बच्चे को राइट ट्रांसफ़र होना है। तो दोस्तों वो बच्चा इसका हकदार हो जाता है कि वो अगर प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो अपने बुज़ुर्गों की देखभाल भी करे, और अगर वो नहीं करता तो दोस्तों उसके लिए फिर ये रेमेडी है। दोस्तों इसमें अगर कोई किसी की अपनी वास्तविक औलाद नहीं है तो इसके अंतर्गत रिलेटिव पर भी ये दावा डाला जा सकता है, बशर्ते वो रिलेटिव उस बुज़ुर्ग की प्रॉपर्टी लेने का हकदार हो रहा हो, ट्रांसफ़र करवा ली हो या ट्रांसफ़र करवाने के प्रोसेस में हो। तो दोस्तों इसमें ट्राइब्यूनल होता है, इसमें ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इसमें सेक्शन 4 में सीनियर सिटीजन जो वो पेरेंट हैं जो कि अपनी मेंटेनेंस करवाने के काबिल नहीं हैं, और हम सेक्शन 5 में उनके लिए माननीय न्यायालय से, कोर्ट से उनके लिए रिलीफ, उनके लिए मेंटेनेंस मांगने के लिए गए हैं। तो दोस्तों इस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 फैसले भी किए हैं, जिसमें राज कंवर वर्सेस सीता देवी, AIR 2015 राजस्थान, पेज 61। एक और इसमें लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, परमजीत कुमार सरोया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी साइटेशन है AIR 2014 P&H, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा, पेज 121। दिस डिसीजन इज गिवन बाय द डिवीज़न बेंच, यानी कि 2 जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया है। लैंडमार्क जजमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि वो बुज़ुर्ग माता पिता जो अपनी आजीविका के चलाने के काबिल नहीं हैं, जो उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि बस अब उनको सब सुविधा लेनी ही है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत आप मुकदमा डाल सकते हैं। और मुकदमा डालने के लिए आपको सर्वप्रथम जुरिस्डिक्शन कोर्ट, किस कोर्ट के अंतर्गत वो मुकदमा डाला जाना है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो जो दोस्तों जिस कोर्ट, इलाका कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो बुज़ुर्ग रहते हैं, उस इलाका कोर्ट में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, या सुपुत्र सुपुत्री जिस पर आप दावा डालने वाले हैं जहां रहते हैं उस अदालत में भी दावा डाला जा सकता है। दोस्तों अगर एक बार वो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो ये अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते तो ट्राइब्यूनल के पास में ऐसी पावर्स भी हैं कि ट्राइब्यूनल अपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के मेंटेनेंस बांध सकता है, यानी कि एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है। और दोस्तों समय रहते
महंगाई बढ़ जाती है, बुज़ुर्ग की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो और बुज़ुर्ग की आवश्यकता अनुसार अगर दोबारा एप्लीकेशन लगाई जाती है तो दोस्तों उस अमाउंट को ऑल्टर भी किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 10 में निहित है। इसी प्रकार जैसा मैंने बताया 125 CRPC में अगर हमने मुकदमा डाला है तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस के तहत अगर आपको मेंटेनेंस का अमाउंट बढ़ाना है तो उसमें 127 CRPC के तहत आपको जाना पड़ेगा। तो दोनों प्रोविज़न हैं आपके पास। जो भी प्रोविज़न आप सेलेक्ट करें, या तो सेक्शन 5 में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में, या 125 CRPC 1973 के अंतर्गत आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो दोनों ही रेमेडीज़ आपको मुहैया हैं। दोस्तों इसमें सिविल कोर्ट अगर कोई इस दौरान अपना डिसीजन देती है तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर वो नहीं चलेगा। सिविल कोर्ट्स डिसीजंस आर ऑलवेज बाइंडिंग ऑन क्रिमिनल कोर्ट्स। तो इस दौरान सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 में अगर मैजिस्ट्रेट के पास कोई मुकदमा चल रहा है मेंटेनेंस का तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों ऑर्डर पास होने के बाद अगर आपको कोई आपत्ति है किसी भी पक्ष को तो उसमें अपील का भी प्रावधान है। सेक्शन 16 जिसमें अपील का प्रावधान है, हम 60 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810016350। दोस्तों मैंने पहले भी अपने वीडियो दिए हैं जिसमें मैट्रिमोनियल, डाइवोर्स, एंटिसिपेटरी बेल, बेल इन सर्टेन केसेस, कंज्यूमर एक्टिविटीज़, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो दिए हैं। दोस्तों आपकी अगर इच्छा हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।